मेरी बेगमा ठंडे पानिए धुंदी गोरा गोरा मुँह तू। पहले तो मैं मनोज भाई डफली बजाता था। मैंने सबसे पहले शो का जो रेट लिया वो 200 रुपये लिया है, फिर 500, उसके बाद फिर 3000 4000। थोड़ा सा मैं हो गया था पीछे परेशान, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऐसे ब्लैक से भी डेर है, हो गया था नहीं कुछ नहीं है म्यूज़िक, कुछ नहीं करना है, छोड़ दिया मैंने। गाना ही छोड़ दिया। मैं बता रहा हूँ दादा, वो जो रहता नहीं कि हमारा जो सिस्टम साउंड वो भी पैक था, वो डब्बे में ही पैक करके रख दिया मैंने कहा नहीं कुछ नहीं सुनना। इसके चक्कर में तो मैं कई बार गालियाँ भी सुन लेता हूँ लोगों से, क्योंकि लोग सीधा लिखते हैं एटीट्यूड है इसको, घमंड है इसको। टोपी दादा पहले तो लगाई शौक पे, फिर बाद में लग गया टैग। बेगमा अगर गाने की हम बात करें तो उसमें तो सबसे पहले तो लोगों को पसंद ये है कि जो हनी जी ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं वो ज़बरदस्त है। और थोड़ा सा पहले से आपका गाना उठ रहा है तो आपके गाने हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पहले मुझे बहुत सारे नेगेटिव भी बोलते थे लोग कि यार इसने जो है नाटियों का राग बना दिया। हम भी करते प्रैक्टिस, मैं भी बेसुरा हो जाता हूँ कई बार, बट मुझे पता है कि मैं कहाँ हुआ और किस रीज़न से हुआ। अभी भी मैं बोल दूँ, लाइव इवेंट्स जो करवाते हैं उनको लगता है कि इस रेट में नहीं भाई आ जाएगा, इस रेट में यार आप फ्री में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। भीड़ में मत चलो, मैं ना किसी को फॉलो करूँगी, जैसा चला है वो टक टक वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा अलग हूँ। बाकी इतना बड़ा तो क्या ही कर लेना हमने, हम बच्चे ही है, हमारे से बड़े बड़े द्विंदर बैठे हैं। पता भी नहीं लगा कि ना बिता दी नीड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों दा। वो पता भी नहीं लगा कि ना बिता दी नीड़ू ता साथे मीठी मीठी बातों दा। नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर। आप सबके बीच में समय समय पर हम खास शख्सियतों को लाते रहते हैं और उनसे बातचीत करते रहते हैं। आज की यदि हम बात करें तो हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के चमकते सितारे मौजूद है, और इनका आपको असल नाम तो पता नहीं होगा, लेकिन जो नाम जनता के बीच में फेमस है, जनता जिस नाम से जानती है, वो है द वन एंड ओनली हनी नेगी जी। आपका लाइव टाइम स्ट्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज लाइव टाइम टीवी पे आया जी। और पहले तो मैं बता दूं कि बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया, इसलिए कि आप लोग बहुत अच्छा जो कर रहे हो ना पूरे हिमाचल में, और आर्टिस्ट वगैरह को इतना ज़्यादा बढ़िया प्रमोट करते हो। आर्टिस्ट क्या मतलब हर चीज़ को आप बहुत अच्छा वो करते हो, उसके लिए आपका पहले शुक्रिया। हमारा भी सौभाग्य है कि आप आज आए हैं और आपसे बात करने का हमें जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हनी नेगी जी, बहुत से ऐसे सवाल हमारे भी जहन में हैं और जनता के भी जहन में हैं। हालांकि जो तो आपको प्रेम करते हैं वो तो आपको कहीं ना कहीं से खंगाल ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि हनी नेगी जी है, लेकिन असल ज़िंदगी में कैसे हैं, क्या है, वो ज़्यादा मालूमात नहीं है। हमें सुनने में आया कि आपका असली नाम हनी नेगी की जगह कुछ और है। सबसे पहले इसी से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा जो रियल नेम है जो डॉक्यूमेंट पे है वो विक्रम नेगी है, और हनी नेगी अब वो घर का एक नाम रहता है पार्टिकुलर, तो वो रखा है घर वालों ने, तो वही मुझे ज़्यादा बेटर लगा। तो आपको पता है जब सोशल मीडिया जिस नाम से आपका बन गया तो आपका वही नाम टैग लग जाता है। तो नाम की वजह से मुझे आता भी है दिक्कत मनोज भाई, कई बार बहुत ज़्यादा वो, कई बार शोज़ में आता है, कई बार चेक में आता है। तो अब ठीक है, अब मैक्सिमम सबको पता है कि ये जो शोज़ की पेमेंट है वो विक्रम के नाम से, वो कई बार जो, अब तो चलो ऑनलाइन का है ज़माना, एक वक्त था जब चेक था। अच्छा। तो अब चेक तो नहीं रहता, बहुत कम रहता है, तो चेक करता था वो हनी नेगी नाम से अकाउंट वो दिक्कत रहता था, बट अब सही है, अब ठीक है दादा ऐसा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो हनी जी का रियल नाम तो आपको पता लग गया। हनी जी, अब थोड़ा सा आपके हम स्कूली शिक्षा पर भी आएंगे। कहाँ से आपने प्राप्त की, कहाँ पर आपका जन्म हुआ, थोड़ा सा इस बारे में बताएं, और आजकल आप कहाँ पर रहते हैं? मेरा जन्म चौपाल में हुआ जन्म, और मैं बेसिकली किन्नौर से हूँ, बट मैं सेटल चौपाल में हूँ। फिर मेरी जो 5th क्लास तक की जो शिक्षा रही वो गांव में ही रही। उसके बाद मैं चौपाल आया, चौपाल में मेरी 9th तक हुई। उसके बाद फिर मैंने देहा किया, देहा में मैंने 11th की, और उसके बाद +2 और कॉलेज वगैरह सब ग्रेजुएशन मैंने म्यूज़िक में जो वो ठेउक कॉलेज से की और ठेउक स्कूल से, क्योंकि मेरे फादर साहब पुलिस डिपार्टमेंट पे थे, तो वो रहता था ना ट्रांसफ़र का, तो फैमिली साथ ही रहती थी, तो वो सारा दिक्कत रहा। तो मतलब चेंज होते रहा मनोज भाई, बट आगे को होता रहा वो मैं चौपाल से देहा, देहा से ठेउक, फिर ठेउक से आजकल मैं ठेउक भी रह रहा हूँ, और शिमला भी रहता हूँ मैं। सोलन भी मेरी फैमिली रहती है, बट ठेउक इसलिए मैं रहता हूँ मनोज भाई क्योंकि ठेउक में हमारा स्टूडियो है, सरगम रिकॉर्ड, और जिस पे आप मेरे गाने भी सुनते हो, तो इसलिए ठेउक में ज़्यादा हमारा दिल लगा रहता है। मतलब आपने
विभिन्न जगहों का पानी पिया है, जैसे घाट घाट का पानी जिसे कहते हैं। तो ऐसा होता है किन्नौर में आप रहे, वहाँ की लैंग्वेज आपने सीखी, फिर चौपाल में आए वहाँ की सीखी, फिर देहा बलसन की तरफ आपका आना हुआ, फिर टियोग में आना हुआ, तो क्या इस चीज़ का एडवांटेज आपको मिला है, उसको आप गानों में इस्तेमाल करते हैं? हाँ, होता है दादा। जैसे चौपाल का थोड़ा सा म्यूज़िक का जो रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। वहाँ पे थोड़ी सी वो कुछ और बीट पे चलती है नाटिया, वो थोड़ा सा नीचे। वैसे सेम ही है, चौपाल ठियोग में ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको पता है डिस्ट्रिक्ट शिमला जो अपर वाला है, उसके जो गाने रहते हैं वो ऑल हिमाचल चलते हैं, क्योंकि उसका लैंग्वेज थोड़ा ऐसा कि समझ आ ही जाता है। तो इसलिए फ़ायदा मिलता है हमको। कई बार हम जब से गाना लिखते हैं दादा, उसमें क्या रहता है कि हमको फिर ये देखना होता है कि भाई कहाँ हमको गाना चलाना है, या पूरे हिमाचल को देना है, या पार्टिकुलर एक एरिया को भी कभी गाना बनाते हैं हम। जैसे हमने जौनसार वैली को बना दिया, तो हमें वहाँ के कुछ शब्द पता करने पड़ते हैं। कई बार मिस्टेक हो जाता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारे जो वहाँ पे नहीं सही मानते हैं। कभी हुआ ऐसा? ऐसा अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि आपको पता है मेरे गाने थोड़े से ऐसे ही रहे, हिंदी जैसे टच रहते हैं। थोड़ा सा उसका कॉम्पोजिशन जो रहता है वो हिंदी जैसा टच रहता है। जो लिरिक्स रहते हैं वो थोड़े से ठेठ साफ रहते हैं। ओके, इसलिए हनी जी, ये तो रही इस कंसर्न में बात। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, ये म्यूज़िक का कीड़ा कहाँ से आप में आया, कब से आपने ये शुरू किया, क्या इसके पीछे की कहानी है, इस पर थोड़ा सा? ये बड़ी लंबी स्टोरी है ज़्यादा, और लंबी तो कहूँ, पहले तो मैं स्पोर्ट्समैन अच्छा था। अच्छा, क्या खेलते? और मैं सारी चीज़ें लाइक मैंने डिस्ट्रिक्ट तो सभी खेले। वैसे बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट खेला है, कबड्डी मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है, बट स्कूल टाइम में वो उस टाइम प्राइमरी स्कूल की बात है। तो उसके बाद फिर मैंने कबड्डी भी खेली आपने? हाँ, वॉलीबॉल मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है। आपको हाइट से लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, बट मैं डिफेंसर था। और उसके बास्केटबॉल मैंने स्टेट खेला है। क्या बात है। ऐसा भी रहा है, और क्रिकेट में अच्छी पकड़ थी। और उसके बाद मेरा ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मेरा था पहले ड्राइंग में मैं कुछ करूं, और ड्राइंग में मेरा था कि इसमें जाऊंगा, बट हुआ ऐसा कि वो रहता है ना शौक एक की, थोड़ा अलग सा ही दिखना है। थोड़ा सा वो जो रहता है, लोग आपको पुश करते हैं, लोग आपको अलग सा ट्रीट करते हैं, उसका बचपन से ही शौक था। मनोज भाई, मैं कहूँ तो अलग सा दिखने का आदत था, वो आदत म्यूज़िक लाइन में ले आया। और जब लगा कि म्यूज़िक में बड़ा अच्छा है भाई, इसमें जो लोगों को अलग सा ट्रीट किया जाता है, हेलो हनी भाई, ये कुछ मतलब वो आपको पुश किया जाता है हर इंसान, तो फिर इसमें रुचि पैदा हुई। ये कब हुई? ये स्कूली समय की बात है या? ये स्कूली, जब हम प्रोग्राम्स देखते थे हमारे हिमाचल के बड़े आर्टिस्ट लोग जो रहते हैं उनके, तो तब लगता था यार इतने सारे लोग इनको, वाह यार, मतलब जैसे जा रहे हमारे बड़े आर्टिस्ट, तो उनके चारों साइड भीड़, ये वो शौक रहता था कि हम क्यों नहीं ऐसे। वहाँ से फिर फैमिली का ज़्यादा पुश रहता है, मेरे डैड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो इसीलिए मेरे को लगा कि म्यूज़िक बेटर है। फिर मैं कॉलेज जब आया, स्कूल जब आया, तो फिर वहाँ कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। पहले तो मैं मनोज भाई डफली बजाता था। अच्छा। फिर उसमें जो है कोर्स करता था, जो डांस की टीम रहती है उसके बैकग्राउंड में। फिर सिंगर्स के लिए कोर्स किया, कई सिंगर्स के लिए। उसके बाद आके लगा पता कि नहीं यार, हमको आगे भी गाना है। नहीं, तो जब आप डफली बजाते थे वो किस समय का टाइम है, और जब कोरस में रहते? स्कूल टाइम का है। जब वो टीम जाती है ना, उस टाइम वो शील्ड रहती थी, एक शील्ड बोलते थे उसको हमारे इसमें, ऐसे करके। आज तो मोमेंटोज होते कुछ, पहले शील्ड हुआ करता। हाँ शील्ड, वो उस जमाने की बात है। जमाना तो चलो कितना ही हुआ। और हम कहते थे कि हमारे स्कूल 4 शील्डें लेके आए। हाँ, वो वाला था। और जब एक बार जीते हम, तब लगा नहीं यार इसमें बहुत मज़ा, क्योंकि फिर अलग सा ट्रीट, फिर हर फंक्शन में आपको मौका मिल रहा है, हर जगह आपकी परफॉर्मेंस हो रही है। वो मेरे को लगा कि नहीं यार इसमें ज़्यादा अच्छा है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, नो डाउट। फिर मेरे लिए वो ये लाइन ज़्यादा बेटर लगी। वो इसीलिए लगी क्योंकि मेरी पकड़ ज़्यादा हो गई थी इसमें कि नहीं यार अच्छा है। फैमिली में घर जब डैड आते थे, तो हम वो उस टाइम रहता था मनोज भाई, वो टेप रिकॉर्ड वगैरह, कैसेट्स, तो वो लगाते, फिर हम डांस करना 2-2 3-3 घंटे। तो वो उस करके म्यूज़िक फील्ड में आना हुआ, और थोड़ा सा फिर 1-2 प्राइज़ ले लिए म्यूज़िक में, फिर वो तो फिर ले ही आया। हनी भाई, ऐसा होता है कि आपके पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, और जो सरकारी मुलाजिम के बच्चे होते हैं वो चाहते हैं अक्सर कि हमारा बच्चा भी सरकारी मुलाजिम बने या कुछ ऐसा करे। जब पुलिस में थे तो स्पोर्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, या इस तरह की चीज़ें जहन में रहती है। तो उनको नहीं, आपके इस लाइफ में कभी ऐसा समय आया कि जब आपके पेरेंट्स ने आपको बिठा करके बोला हो कि हनी क्या कर रहे हो भाई, इसमें फ्यूचर नहीं है, या ऐसा कभी हुआ, माता पिता ने कहा, किसी और ने कहा, बड़े ने कहा? ऐसा मैं कहूँ दादा, जब डैड पुलिस में, चलो मेरे डैड अभी तो नहीं है दुनिया में, तो जो जब थे तो उनका ऐसा था कि मेरे 2 भाई और है बड़े, वो दोनों पुलिस में। वो तो वहाँ पूरा हो गया था। उनको लगता था कि कुछ तो अलग करे कोई। तो डैड का सपोर्ट ये रहता था कि तुझे जो अच्छा लगता है वो कर। तो जब मैंने म्यूज़िक रखा कॉलेज में, तो डैड को लगा नहीं भाई ये नहीं कुछ ऐसा करेगा। ये कॉलेज कहाँ से? ठियोग कॉलेज से। तो उस टाइम क्या हुआ मनोज भाई, मैं यूथ फेस्टिवल में चला गया, और यूथ फेस्टिवल में फर्स्ट आ गया पहली साल में।
और मैंने टॉप कर लिया। और वो 38 कॉलेज थे, मुझे अभी भी याद है। वो चंबा में मैंने कंपटीशन लड़ा था और वो गाना बहुत अच्छा हिमाचल का ट्रेडिशनल है उस पे। तो तब डैड को लगा कि नहीं यार कुछ कर सकता है, जब ये इतने कॉलेज को बीट करके फर्स्ट आ सकता है। तो तब उसके बाद मुझे कभी नहीं बोला ऐसा, मैं अभी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे शायद ही कभी फैमिली ने ऐसे बोला कि ये कर, जॉब कर। वो बोलते जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। और दोस्त तो बहुत सपोर्टिव रहते हैं। दोस्त का तो वो जैक रहता, नहीं यार वो लैंग्वेज रहती थी ना दोस्त वाली, नहीं यार ऐसा कर, यार ये वाला गाना सुना दे यार, ये तो उनको अच्छा लगता था यार, मज़ा आता था। तो दोस्तों ने तो यही पुश किया कि म्यूज़िक में जाओ। मेरे टीचर्स आज मैं मिलता हूँ गुरुजन लोगों से, तो उन्हें वो बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं। कॉलेज बुलाते हैं, स्पेशली स्कूल बुलाते हैं मुझे। तो आज अच्छा लगता है कि जिस स्कूल में मैं स्टूडेंट था आज वहाँ गेस्ट बुलाते हैं। आप पढ़ाई में कैसे थे? आप थोड़ा से भी पढ़ाई ठीक था, मैथ थोड़ा वीक था। मैथ बहुत वीक था। पेमेंट में तो ही दिक्कत तो नहीं हो जाती? नहीं, अभी नहीं होती है, क्योंकि पेमेंट के लिए मेरे और भी टीम साथ होती है, सारा देख और पेमेंट हो जाती है ज़्यादा। मतलब मैथ इतना वीक, मतलब होता नहीं कि वो रहता था टफ वाला मैथ, जो वो नहीं होता था सही। तो बाकी सही था, बाकी नो डाउट। हनी जी, अगर हम आपके गानों की बात करें, बहुत ही खूबसूरत आपके गाने रहते हैं। और जब भी कोई नया सिंगर मार्केट में आता है तो वो पहले कवर सॉन्ग रहते हैं या सारी चीज़ें रहती है, फिर एक समय उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है जब वो सोचते हैं कि कुछ अपना किया जाए। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपके दिमाग में भी क्या यही स्ट्रेटजी थी कि पहले कवर से मार्केट बनाई जाए, उसके बाद अपने निकाले जाए? इसके बारे में थोड़ा सा। ऐसा तो नहीं हुआ दादा। मेरे को जब मैंने स्टूडियो में कदम रखा तो मैंने पहला गाना जब रिकॉर्ड किया था वो मेरे भाई का स्टूडियो था। मैं सांगला ही था उस वक्त। तो सांगला में मैंने रिकॉर्ड किया, तो वो मेरे चाचू एक वहाँ पे, वो म्यूज़िक की अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो मैंने वो गाना किया, वो पुराना गाना था। और उसके बाद मैंने फिर आके ठेउंग में रिकॉर्ड किया। फिर राजीव नेगी जी, जिनका मैं बहुत खुद भी संगीत का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उन्होंने आके मुझे बोला कि ये गाने हनी ये आपसे गवाने हैं। फिर गाए, मैंने लाइक अपने ही गाने किए। उसके बाद एक टीम तो बनाई थी मैंने, जिसमें मेरे साथ मेरे मित्र थे, हम साथ में काम करते थे, HD ब्रदर्स करके। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, फिर लॉकडाउन हुआ बीच में, तो लॉकडाउन से थोड़ा सा लाइफ चेंज हो गई मनोज भाई। फिर लॉकडाउन में हमने लाइक बैठ के ना बहुत सारा सोचा, बहुत सारी प्लान की। फिर पंकज ठाकुर जी से मिलना हुआ, एक गाना हमने किया, तो वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि उसने थोड़ा सा चेंज ही कर दिया लाइफ का सेटअप। ये सारी चीज़ हुई, तो उसके बाद लगा कि नहीं, अपना ही करके फ़ायदा, और अपने ही गाने नए चाहिए मार्केट में। अगर मैंने पुराने कोई गाए भी है मनोज भाई, तो वो विद परमिशन होते हैं मेरे। वैसे नहीं मैं काम करता हूँ कि ऐसे ही चकलिया कोई गाना गा ले, मेरा ऐसा नहीं। मैं पूरा उसको कंफर्म, राइटर को फ़ोन, उस सिंगर को फ़ोन, फिर उससे पूरा कंफर्मेशन कि भाई मुझे ये गाना गाना है, देख लो आप। तो मैंने 1-2 गाना गाया ऐसा, बाकी मेरे अपने सारे नए हैं। पूछ करके किया है जो भी किया। बेगमा अगर गाने की हम बात करें तो उसमें तो सबसे पहले तो लोगों को पसंद ये है कि जो हनी जी ऐसे ऐसे सिर हिलाते हैं वो ज़बरदस्त है। इस गाने के बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे ये बना, कैसे ये इतना सुपर डुपर हिट रहा, और कैसे उसके बाद फिर हनी जी हर एक बच्चे की ज़ुबान पर आ गए। हर शायद हिमाचल का तो मुझे ऐसा लगता है, उत्तराखंड, नॉर्थ इंडिया की बात करें, सब ने इस गाने को सुना। बेगमा का एक छोटी सी स्टोरी है दादा। हम स्टूडियो में बैठे थे और हमको कोई नया गाना करना था, आफ्टर मीठी मीठी बातें। तो हमको उससे ऊपर कोई गाना चाहिए था। तो फिर बहुत टेंशन हो गई। एक गाना मिला हमें, बट फिर हमको उस पर लगा कि नहीं भाई, इस पर थोड़ा डाउट जा रहा है। तो फिर राइटर का आना हुआ, मेरी बात करना उनसे कि मैंने कहा दादा एक ऐसा वर्ड चाहिए, पार्टिकुलर एक शब्द जो यूज़ ना हुआ हो और एक ही शब्द वो हिट हो जाए। तो दादा बोले ऐसा कुछ गाना है बेगमा करके। हमने सुना, और मैं बता दूं, राजीव नेगी जी की पकड़ इतनी अच्छी है, उनकी सोच इतनी अच्छी है। जब राजीव नेगी जी कोई गाना सोच लेते कि ये गाना हनी हिट है, तो वो एक्चुअल में सच में ही हिट है। ये मैं सच बता रहा हूँ। जो उन्होंने बोला ये हनी थोड़ा सा वीक रहेगा, वो एक्चुअल में वीक रहा। तो अब म्यूज़िक डायरेक्टर है, एक्सपीरियंस है। तो बेगमा जब लिखना शुरू किया, फिर उसमें मैंने कहा थोड़ा सा लव चाहिए ज़्यादा इसमें। तो एक शब्द पे तो पंच था। हमेशा क्या रहता है मनोज भाई, जो शब्द है ना मेन आपका, उस पे सम पे वो बजना चाहिए। जो हमारा सम रहता है, जो 8 मात्रा की ताल रहती है, वो अगर सम पे बज रहा है प्रॉपर, और थोड़ा सा पहले से आपका गाना उठ रहा है, तो आपके गाने हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये मैं नए सिंगर्स को भी बोल रहा हूँ। और अगर बड़ी पता की बात बताइए आपने। मैं बताता नहीं, मैं पता नहीं कैसे निकल गई। वो ऐसा रहता है कि थोड़ा सा पंच जो मेन शब्द रहता है, बेगमा रहता है, या बालड़ी दा तुड़का लांदी बालमा, ये कुछ रहते हैं, या प्यारी संजना जो अगर सम पे बज रहा है प्रॉपर आपके, या सम से बिल्कुल आ रहा है, तो आपके गाने के क्लिक होने के चांसेस इसीलिए रहते हैं। उसका रीज़न है दादा, उसमें आपको डांस के लिए स्टेप मिलता है। दूसरा, आपको जब इंसान को करना होता है सम पे ना, वो थोड़ा सा लटक मारता है, तो उसको पार्टिकुलर एक अच्छा शब्द चाहिए वहाँ पे। ये चीज़ है, वो कम शब्द पे कभी बंदा इंजॉय नहीं करेगा। वो चीज़ रही, वो मुझे उस पर लगी। हमने किया, उसको बीच में गैप है, उसमें रोलिंग है, वहाँ से हमने उसको फिर रिजेक्ट कर दिया।
मैंने कहा इस पे रोलिंग आ रही है, दिक्कत आ जाएगा। तो हमने 15 दिन बाद फिर आए स्टूडियो, फिर उसको स्केल का बहुत बड़ा इशू रहता है हमारे म्यूज़िक में। मुंबई में तो ऐसा नहीं है, मुंबई में तो आप किसी भी स्केल से गा लो कोई गाना चल पड़े, यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाई चाहिए स्केल। हमने गाया था उसको बी माइनर से, तो राजीव नेगी जी का फिर दिमाग चला, बोलो हनी यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, इसको 1.5 नोट ऊपर करते हैं या 1 नोट ऊपर करते हैं। बोलो, मैंने कहा देख लो सी शार्प पे हमने गाया तो इतना पंच बना उसका, मैंने कहा वाह यार। और एक और खासियत छोटी सी बता रहा हूँ, सी पे कभी ज़्यादा अच्छा रिदम नहीं बनता है पंच वाला, सी शार्प बी ए शार्प ये रहता है। तो मैंने कहा सी पे तो नहीं गाऊंगा, मैंने कहा बोलो हाई हो जाएगा, मैंने कोई बात नहीं, हाई गाया, सी शार्प पे ज़्यादा पंच बना और गाना जब तैयार हुआ मैंने कहा ये हिट है। वो हमने वहाँ डिसाइड कर लिया ये हिट है, और वो एक्चुअल में हिट था। और उसने क्या किया कि एक ही दिन में वो 40-50 या 60,000 के आसपास उसके व्यूज़ आ गए, तो फिर तो जाना ही था। मैं अपनी भी बात करूं, मेरा पहली बार जब मैंने जाना कि हनी नेगी जी कौन है, तो मैंने ये गाना सुना कि ये गाना किसका है, बड़ा ज़बरदस्त गाना है, तो ये सुपर डुपर हिट रहा। और हाँ जी, और ये इस गाने की खासियत ये थोड़ा सा गाने के लिए बड़ा मुश्किल था, इसमें कुछ एक हरकत थी वो लेनी थी मुझे। ये मैं इस पर आऊँगा, मैं इसी पॉइंट पर। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नाटियाँ गाई जाती है वो बड़ी स्ट्रेट और सीधी गाई जाती है, उसमें ये मुर्की की बात करें या हल्का क्लासिकल की बात करें बहुत कम रहता है। हनी नेगी के गानों में क्लासिकल, जैसे प्यारी बेगमा, उसमें जो पीछे वो जिसे हम कहते हैं ना एक स्विंग हरकत, और एक जिसे हम कहते हैं कि एक पूंछ जो होती है, उस बारे में क्या ये आप स्ट्रेटजी है या इसको किस तरह से आप देखते हैं या कुछ अलग करने में? हाँ मनोज भाई, पता क्या हुआ कि पहले मुझे बहुत सारे नेगेटिव भी बोलते थे लोग कि यार इसने जो है नाटियों का राग बना दिया, नाटियों का ये बना दिया। तो मैं ना जिद पे अड़ जाता हूँ दादा, मेरा ऐसा था जो करना वो करना ही है। फिर मैंने कहा मुझे ना सुनाना है लोगों को कि क्लासिकल भी ऐड हो सकता है हिमाचल में इसमें, और ज़रूरी है वो ज़्यादा, कि आज की डेट में आपको पता है कि बहुत अच्छा गाना पड़ रहा है हिमाचल में, स्टेज पे बहुत आपको अच्छा चाहिए, वरना पब्लिक को सारा पता है। पब्लिक इतनी प्यारी है ना आज की डेट में, उनको सारा पता है, यहाँ से गया, यहाँ से आया, यहाँ हरकत लगी। तो मेरा ये था पार्टिकुलर कि भाई हमको ऐड करना है नाटी में कुछ नया, आज तक चला है सीधा, अच्छा है वो, मैं उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। बट मैं चाह रहा था कि कुछ हल्का सा और भी कुछ ऐड हो, थोड़ा सा लगे लोगों को कि क्लासिकल सॉन्ग और थोड़ा सा क्लासिकल ऐड करके भी लोग नाच सकते हैं, वे भी हिट हो सकते हैं। और मैंने किया वो, और मैंने वैसा 20 में वो मैंने पहले ही कर दिया था 2020 में, फिर 21 में किया, फिर संजना में किया, फिर वो कंटिन्यू करता गया। उसके बाद लाड़ी कमलो आया, फिर हो सरला मैंने किया, एक कुल्लू का गाना हो सरला अभी मिलियन ही हो गया वो, तो उस पर मैंने फिर उस पर किया। हालांकि वो सीधा वो पुराना गाना है, वो कुछ और है, पर आपने उसको मैंने घुमा दिया फिर से। और राजीव भाई बोले हाँ खेल ले जितना खेलना है, तो उसको घुमाया, ठीक है बना और पसंद किया लोगों ने। तो ये रहता है मेरा कि कुछ नया सुनाए लोगों को। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत से लोग इस बात से भी इत्तेफाक रखते होंगे। जब मैंने भी पहली बार हनी जी आपको सुना था, तो जब आपके मैंने ये आलाप और ये हरकतें देखी, तो मुझे उस दौरान ऐसा लगा, क्योंकि आजकल ज़माना थोड़ा ऐसा है कि ऑटो ट्यून या सॉफ्टवेयर की हरकतें, लेकिन जब मैंने आपको लाइव सुना तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि भाई ओरिजिनल है, जैसा उधर है वैसा ही इधर है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे सिंगर्स का ऐसा हो जाता है कि स्टूडियोज़ में तो धमाल है, जब वो स्टेज पे आते हैं फिर बवाल हो जाता है। उसका रीज़न है दादा, उसका एक और भी रीज़न है जो मैं देखता हूँ। अब पता नहीं डायरेक्टर क्या देखते हैं, कुछ लोगों को शौक होता है और कुछ लोग ऐसा होता है कि उनके पास गाने अच्छे होते हैं, वो हिट भी हो जाते हैं। दिक्कत रहता है दादा, स्टूडियो में इंसान हमेशा हाई नोट पे गाता है, 1-2 स्केल ऊपर गाता है। स्टेज पे आप वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको स्टेज पे इफेक्ट नहीं मिलते प्रॉपर। स्टूडियो में आपके पास ऑप्शन है, आप अगर सी से गा रहे हो तो आप उसको कर सकते हो, सी शार्प भी कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे एक लाइन को 10 बार गाना है, टेक ले सकते हो। आपको स्टेज पे टेक नहीं मिलेगा, तो स्टेज पे आपका जो गया वो गया। फिर स्टेज पे क्या रहता था, जैसे मैंने सी शार्प से कोई गाना गाया तो मैं सी से गा लूँगा तो कंफर्टेबल है। आपका स्टूडियो में नहीं चलता, स्टूडियो में प्रॉपर चेक किया जाता है कहाँ तक जा रहा है यह इंसान। एक तो वो दिक्कत रहता है, दूसरा कुछ एक शौक में आ जाता है, दूसरा इंसान को ये रहता है कि एक गाना हिट हो गया, उसके बाद लगता है कि नहीं रियाज क्यों करना। देखो बुरा मत माने कोई, और जिसको बुरा लगे, सॉरी, मैं बहुत जेन्युइन सी बात बोल रहा हूँ।
हम भी करते हैं प्रैक्टिस, मैं भी बेसुरा हो जाता हूँ कई बार, बट मुझे पता है कि मैं कहाँ हुआ और किस रीज़न से हुआ। वो मेरा कई बार गले में दिक्कत होता है या कई बार साउंड में दिक्कत रहता है, वो हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि भाई इफेक्ट थोड़ा एक तो रहता ही है, वो पूरे दुनिया के सिंगर्स के वॉइस में लगता है, वो आपको पता है दादा, वो तो है, वो लगेगा ही। बट एक जो होता है ना, नोट को बनाना पड़ेगा, जैसे हाँ 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 ये बनाना पड़ेगा, और बंदे को चाहिए हाँ, और बंदा लगा रहा है हाँ, वो वहाँ तक पहुँचवाना है, वो फिर डायरेक्टर का काम है अंदर जाके उसको वहाँ से ऊपर, वो थोड़ा सा गलत है। कोशिश करें कि आप पूरा प्रैक्टिस करें, गाने को पूरा समझे। और कई लोग, कुछ लोग ऐसे करते हैं, आए गाना वहीं लिया स्टूडियो में गाया, और ऐसे नहीं होता है। मेरा ऐसा है दादा, मैंने डब किया है, फिर उसको मैं 4 दिन प्रैक्टिस करूँगा, फिर देखूँगा मेरी क्या चीज़ लग सकती है। यार आप अपने ऊपर अपना डालो ना उसमें कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। आप अगर डिपेंड रहोगे कि डायरेक्टर साहब गवाएगा इतना ही गाना है, तो तब आपकी पहचान नहीं है ना। अब बहुत हिमाचल में अच्छे अच्छे सिंगर हैं, हमारे बड़े भाई लोग हैं, वो जब किसी गाने को गाते तो ऐसा लगता है कि इन्हीं के लिए बना था। गाना ऐसा गाओ कि लोग ये बोले कि आप ही के लिए बना था। आप आजकल मेरे को आते हैं कॉल, आए भी, सर हमने आपका गाना गाना है, तो मैं एक ही जवाब बोलता, भाई मेरे से ऊपर गाओ, तुम गा लो। तो उनका होता है कि नहीं सर इससे ऊपर नहीं गा पाए, तो फिर गाना ही क्यों है यार। मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इसको और अच्छा निभाओ, तो ठीक है गा लो। ये रहता है थोड़ा सा कि ऑटो ट्यून से बचे, बिल्कुल लिमिटेड लगे। हनी नेगी जी, पता नहीं मेरी जानकारी ठीक है नहीं है, लेकिन इस पर हम जानना चाहेंगे कि पेमेंट्स का किस तरह से रहता है। और सुनने में ऐसा आता कि पहले हनी जी ने बड़ा स्ट्रगल किया, बड़े कम दामों में हो जाते थे, अब आपके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। इस पर थोड़ी सी दादा, एक मैंने सबसे पहले शो का जो रेट लिया वो 200 रुपये लिया है। हाँ, मुझे ऐसा पता लगा, मैं सच बता रहा हूँ, 200 रुपये लिए, और वो ऐसा नहीं था कि मुझे नीड थी या कुछ, वो मेरा शौक था, और मुझे 200 रुपये लेके बड़ी खुशी हुई थी मनोज भाई। मुझे ऐसा लगता वाह यार मैंने पेमेंट ली। तो वो 200 रुपये मेरे गुरु ही थे, कोई मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने दिए थे ऐसे ही। मैंने गाया, वो पेमेंट ही समझो, मैंने गाया, ये उन्होंने बोला ले बेटा ये मेरी उससे खर्चा वर्चा वो सो, मैंने लिया 200 रुपये, फिर 500, उसके बाद फिर 3000 4000। तो अब तो फिर अब ठीक है, मतलब ठीक है जो भी है। जिसे कहते हैं कि बढ़िया कमाने खाने लायक है। हाँ अब ठीक है मनोज भाई, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी तो रहता है, लोगों को ये लगता है कि अभी भी मैं बोल दूँ, लाइव इवेंट्स जो करवाते हैं उनको लगता है कि इस रेट में नहीं भाई आ जाएगा, इस रेट में यार आप फ्री में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। बट बहुत सारी चीज़ें रहती है लाइफ में, हमारी भी नीड्स होती है, सिंगर्स की भी नीड है, उनको भी जाना है, उनकी भी गाड़ियों के खर्चे हैं, उनके भी रूम रहना, ये वो सारी चीज़ें पूरी सारा सेटअप आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। तो उसके लिए पार्टिकुलर एक बजट हमको लेना ही पड़ता है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इस बार महंगा आ रहा है, उस बार देखो ऊपर कोई जाती चीज़ नीचे तो नहीं आएगी। तो मैं यही बोलता कई जैसे शो में बुक करवाते हैं मुझे कई, तो बाद में बोलते नहीं कि भाई यार ज़्यादा लग रहा है हमें, तो मैं बोलता ठीक है भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई आने वाले सालों में तो नहीं फिर बुला पाओगे, या तो ठीक है अभी बुला दो, या तो बाद में फिर बहुत दिक्कत आएगा। टोपी और चश्मे का क्या फंडा है भाई साहब? टोपी दादा पहले तो लगाई शौक पे, फिर बाद में लग गया टैग कि भाई हनी नेगी टोपी के बगैर नहीं लगेगा सही, और टोपी टैग है। फिर मेरी ये दिक्कत भी पैदा हो गई मनोज भाई, दिक्कत ऐसी पैदा हो गई कि अब मुझे टोपी बहुत अच्छी बनवानी पड़ती है। और मैं बताऊँ, पहले तो मैं एक दो टोपी शिमला से ले लेता था, कहीं से ले लेता था, तो पार्टिकुलर इसको मैं बनवाता हूँ, डिज़ाइन करवाता हूँ। यहाँ से जाएगा, वो पूछेंगे नेगी भाई कैसा चाहिए, मेरा डिज़ाइनर है सुरेंद्र भाई कुल्लू में, तो वहाँ से बन के आती है। वो फिर पूछेगी नहीं कि भाई इस बार क्या चाहिए, तो मैं बोलता हूँ इस बार शनील चाहिए, मखमल चाहिए, इसमें बीच में ये पट्टी चाहिए, उसमें वो कलर चाहिए। तो आपको नॉलेज खूब होगी। हाँ अब फंडा हो गया इसका, और दिक्कत इतना ज़्यादा हो गया था, कुल्लू से कुरियर होके आती है, फिर उसको रिसीव करो, फिर किसी अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ फिर रिसीव करवाओ, फिर घर पहुँचवाओ, ये सारा। फिर और एक प्रॉब्लम हो रही है कि फिर गेटअप के हिसाब से, अभी ब्लैक है तो यहाँ मैच होनी चाहिए, अलग नहीं टोपी पहन सकता, या स्टेज पे कहीं सदरी पहन तो सेम कलर चाहिए। एक शो मुझे रेनू का फेस्टिवल करना था, और जैकेट मैंने ले ली पर्पल कलर की, टोपी टफ हो गई, और वहाँ पे वो स्टफ़ नहीं मिला, वो कपड़ा नहीं मिला, फिर शिमला से भेजा कपड़ा, फिर बनी, फिर टोपी बन के आई। अब दिक्कत हो गई है ज़्यादा। ये भी अलग फंडा है कि टोपी बिल्कुल सेट के हिसाब से होनी है ना। अच्छा, आपको गानों पर तो कॉम्प्लीमेंट मिलते ही है, कि डांस पर भी मिलते हैं? मुझे लगता है डांस भी बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। मिलते हैं दादा, अब मैं कम कर दिया डांस ना। मेरे ग्रुप है जो धरोहर डांस ग्रुप, उनका कहना है हनी भाई यार या तो हमारे साथ मिल जाया करो या तो हम मिल ही नहीं पाते आपके साथ। वो बहुत अच्छा डांस ग्रुप है मेरा धरोहर, बहुत अच्छा करते हैं वो लोग। अब मैं लिमिटेड करता हूँ दादा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको लंबा स्पेल करना होता है, तो आप थक जाते हो। अब थकोगे नेचुरल सी बात, जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव करोगे, आप ऐसे रहोगे तो आपको दिक्कत आएगी। फिर 2 घंटे स्पेल करना है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं लिमिटेड करता हूँ कि भाई अभी जो मेरा वो है गाने का टोन है वो लास्ट तक वैसा ही रहे। अब थोड़ा कम कर दिया है। आते अच्छे कॉम्प्लीमेंट आते हैं, बुरे भी आते हैं,
ऐसा भी नहीं है। बुरे भी आते हैं? बुरे भी आते, कई है बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो लिखते रहते हैं भाई ऐसा नहीं, ये भाई ओवर हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये हरकत ज़्यादा लग गई। लाइव में मज़ा आता है हरकत लगाने का। तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर यहीं तक सोच रखनी है सीधा 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 सीधा, तो कभी मुझे नहीं लगता इस म्यूज़िक को बाहर सुनेंगे। बाहर आपके म्यूज़िक को तब सुनेंगे जब आप थोड़ा सा इसमें सुर कुछ बड़े ऐड करोगे, या इसमें क्लासिकल हरकत मींड कुछ ऐसी हरकत यूज करोगे, तब बाहर पता चलेगा कि पार्टिकुलर ये चीज़ यूज़ हो रही है इस म्यूज़िक में। तो हमारे कई इधर महान भी ऐसा ना हो कि हिमाचल के गायकों को ऐसे ही कहे कि तो सीधा सीधा हाँ, जैसे ऐसा गाते लगता है हैं। कि बार सीधे ही चला है काम। बहुत सारी चीज़ें वो मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि क्या चीज़ रहती है। अब किसी गाने को अगर थोड़ा सा मोड़ोगे तो कोई बड़ा आर्टिस्ट जो बाहर होगा या गुरुजन अच्छा होगा, लगेगा। उसको लगेगा कि नहीं यार इसने यहाँ पे ये चीज़ ये सुर ऐड किया है, इसने यहाँ पे ये वाली चीज़ लगाई है। अगर आप सीधा ही गा रहे हो तो उसको लगेगा हाँ, ऐसे ही चला है, रहने दो। तो मेरा ये रहता है कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, अच्छा कुछ करते हैं। जो गा रहे अच्छा गा रहे हो, ऐसा नहीं है। तो अगर हम गा रहे थोड़ा बहुत क्या सीखा तो कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत ही दादा, तो उसका कहीं तो यूज़ करे, नहीं तो गुरुजी आके बोलेंगे क्या कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। अगला गाना कौन सा रहा है हनी नेगी जी? अगला गाना अभी नाम तो उसका सोचा नहीं, तो अभी तक उसका नाम ठकरैनी ही रखा है हमने, और उस पर वर्क कर रहे हैं। आधा तो बन गया है, और मैं बता दूं इस बार उसका काम भी थोड़ा सा मैंने कुछ बाहर से अरेंज करवाई है चीज़ें, और आउट ऑफ हिमाचल से कुछ चीज़ भिजवाई है उसमें। और बाकी राजीव नेगी जिंदाबाद, आपको पता है वो फिर जान फूंक देते हैं उसमें। तो ठकरैनी है अभी तक उसका जो नाम है, और वो है। और एक दो गाने और है वो मैंने भी वायरल नहीं किए। रिवील नहीं किया। हाँ, अभी रिवील नहीं किया, तो उसका मैंने सोचा है अभी की। और वो थोड़ा सा क्या है मनोज भाई, वो सैड में जा रहे हैं थोड़े। मेरा ये भी रहता है एक टारगेट कि भाई गाना ऐसा करो कि थोड़ा सा माहौल चेंज हो, और आपको लोग उसके बाद फॉलो करना शुरू करें। भीड़ में मत चलो, मैं ना किसी को फॉलो करूँगी, जैसा चला है वो टक टक, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता थोड़ा सा अलग हूँ। हाँ, थोड़ा सा अलग चले, नहीं भी चला कोई बात नहीं, अगली बार फिर देखेंगे। हनी भाई, आजकल आपका नाम वैसे तो हनी सिंह जी से थोड़ा मिलता जुलता है, तो मुझे हनी जी से एकदम रिलेट हुआ वहाँ पर। अब रैप का भी थोड़ा ज़माना है, तो क्या इन फ्यूचर कुछ पहाड़ी प्लस रैप कुछ ऐसा भी आप मन में रखते हैं, या क्या इसके बारे में सोचते हैं? ऐसा सोचा तो नहीं था अभी तक, शायद करना पड़े फ्यूचर में, तो करेंगे। रैप भी कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। म्यूज़िक में जो भी है सब अच्छा है। अगर वो भी कर रहे हैं तो वो भी अपना एक टैलेंट है, क्योंकि रैप करना बहुत मुश्किल है। मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं नहीं कर सकता, मैं अभी बता रहा हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि मुश्किल है। तो उनका कई बोलते लोग कि रैप क्या है, ये ऐसा कर, यार वो बहुत अच्छा टैलेंट है। रैप अच्छा है, फोक हमारा बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। अगर पुराने कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजे वो बहुत अच्छे हैं। मैं सबका बहुत रिगार्ड करता हूँ दादा। तो मैंने सोचा फ्यूचर में शायद कभी ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली करूँगा, मैं मुकरूँगा नहीं उस चीज़। क्या बात है। अच्छा, हनी जी किसी के हनी अभी बने हैं या अभी बनना बाकी? अभी तो नहीं दादा, ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि अभी तो कुछ मैं चाह रहा हूँ कि 2 4 5 गाने ही हिट दिए। मेरा है कि 50 दो फ्यूचर में, तो फिर देखते हैं, फिर 10-15 तो देने दो। तो जो फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि हनी जी अभी तक सिंगल है, और अभी इनका कहना है कि थोड़ी लंबी जर्नी ये यहाँ पर खेलने वाले हैं। हनी जी, बहुत ही इंस्पिरेशनल आपकी ज़िंदगी एक रही है, और आपने कहा कि आगे आने वाले 3-4 गाने अभी पाइपलाइन पर है, और उसके बाद फिर और से हमें एक से बढ़कर एक हिट देखें। साल में मेरा टारगेट 3-4 गानों का रहता है, और थोड़ा सा मैं हो गया था पीछे परेशान, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऐसे ब्लैक से भी डे रहे जब मेरे फादर साहब नहीं रहे, तो वो थोड़ा सा बैड टाइम भी था, उससे बाहर निकला। बहुत ऐसी स्टोरी है दादा, जब मैं बताऊं लोगों को लगता है कि नहीं यार यहाँ तक पहुँचना आसान है, बहुत मुश्किल है दादा। मतलब अगर लाइव टाइम पे आप आए हो तो मतलब फिर आपको बहुत कुछ किया है आपने, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा। तो हम तब से इसको फॉलो करें, जब से ये बना था चैनल, तब से लगा था, मैंने कहा वाह यार। तो मैं आपको तो सुन ही रहा हूँ बहुत पहले से ज़्यादा, आपके तो हम वैसे भी फ़ैन ही हैं। हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो ये चीज़ है। तो मेरा ये मानना है कि भाई कुछ करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को पार करके आना पड़ता है। मैंने अपने फादर साहब को जब खोया तो उसके बाद मेरे पास ऐसा हो गया था, नहीं कुछ नहीं है म्यूज़िक, कुछ नहीं करना है, छोड़ दिया मैंने। गाना ही छोड़ दिया, मतलब मैं 1-1.5 साल बंद कर दिया गाना, स्टूडियो, कोई पता नहीं, कोई गाने का कोई ये भी नहीं पता मार्केट में गाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बजता ही नहीं था घर पे। माहौल आपको पता कैसा रहता है। अच्छा, मतलब हाँ, सब कुछ बंद। वो मैं बता रहा हूँ दादा, वो जो रहता नहीं, कि हमारा जो सिस्टम साउंड, वो भी पैक था, वो डब्बे में ही पैक करके रख दिया मैंने कहा नहीं कुछ नहीं सुनना। तो फादर साहब मेरे मतलब भगवान थे एक हिसाब से मेरे लिए तो, और वो होते ही है सबके लिए। तो जब वो गए तो बहुत दुखद रहा था वो। मैं उससे बाहर पता नहीं कैसे निकला। अभी भी कई बार लगता है, कई बार तो फिर वो मैं अपने गाने ढूंढ लेता हूँ, फिर सोशल मीडिया में उलझ जाता हूँ, तब वहाँ पे मन लग जाता है, वरना बड़ा मुश्किल होता है मनोज भाई। सोशल मीडिया से मुझे याद आया, खूब मैसेजेस आते होंगे
खूब सारी चीज़ें होती हैं। यार दादा, इसके चक्कर में तो मैं कई बार गालियाँ भी सुन लेता हूँ लोगों से, क्योंकि लोग सीधा लिखते हैं एटीट्यूड है इसको, घमंड है इसको। उनको लगता है कि मेरा मैसेज क्यों नहीं देखा, मुझे टैग क्यों नहीं किया, मुझे मेरी स्टोरी क्यों नहीं लगाई। उनको लगता है वो सही है, उनको लगता है कि मैंने मैसेज किया अभी इसने क्यों नहीं पढ़ा। उनको ये नहीं लगता कि इस टाइम पे मुझे और भी बहुत मैसेज आए। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, कई बार कर भी लेता हूँ। तो कई बार टीम बैठाए मेरे हैं 2-3 जो हैंडल करते हैं, वो देखते हैं। मैं बोलता हूँ उनको कर लिया करो रिप्लाई, तो ऑटो मैसेज लगा है, मैं देखता हूँ सबका, ऐसा नहीं है, आप ऐसा ना सोचें। तो सबको रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है मनोज भाई, क्योंकि हज़ारों में है मैसेज, कई आई थिंक 20-25 हज़ार हो गए, तो उसमें तो ढूंढना टफ है। तो क्या ज़्यादा लड़कियों के और लड़कों के? मिक्स है ज़्यादा, मतलब सभी चला रहता है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लोग आते हैं कि जो सीधा ही लिखते हैं लव यू सर, बिग फैन सर, मुझे मिलना है सर, मैंने आपको सर वहाँ देख। तो सबसे नहीं मिल पाते, तो ऐसे ही मिलना हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। आप जैसे इतने बड़े चैनल है हमारे पास, इसके थ्रू हो जाता है सब। हनी भाई, आपने कहा मैं एक साल में 3 से 4 गाने निकालता हूँ, कुछ लोग 10 से 12 निकालते हैं, आप इतने कम क्यों निकालते हैं? दादा, वो देखा आपने आमिर खान वाला सिस्टम, तो वही मैं ऐसा फॉलो करता है। साल में एक तो मेरा 2-3 ही रहता है। तो अगर 2-3 अच्छा कर रहे हो तो अच्छा है दादा, ऐसे करते रहोगे थॉट्स आपके पास बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाएगी। और दूसरा ये रहेगा कि आप करोगे क्या इतना। मतलब आपने लंबा चलना है आगे। हाँ, थोड़ा लंबा ना। आप ठीक है, आप 200 गाने दे दो, 200 में से आपके 5 गाने हिट है, तो मतलब आप कुछ नहीं कर पाए लाइफ में। अगर मैंने लाइफ में 50 गाने दिए तो आपके 35-40 हिट है, तो आप बहुत कुछ कर दिया आपने। मतलब हिट का आंकड़ा ज़्यादा होना चाहिए, रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं होना चाहिए एल्बम का, ये मेरा मानना है। मैचेस भले ही कम आपने खेले हो, लेकिन 50 और सेंचुरी ज़्यादा होनी चाहिए, सेम ये है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही मैटर करता है। आपने देखा होगा कि कई मैचेस लोग बहुत खेलते हैं, 50 का रिकॉर्ड कम होता है, तो वो गिना नहीं जाता है। गिना जाता है आपकी 50 कितनी है, 100 कितने हैं। तो मेरा यही टारगेट रहता है, कोशिश करता हूँ दादा। बाकी इतना बड़ा तो क्या ही कर लेना हमने, बच्चे ही है, हमारे से बड़े बड़े देवेंद्र बैठे। और नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त ये सिंगर है। और हाँ, उम्र में ज़रूर बच्चे हैं ये, और अभी छड़े हुए हैं। हनी नेगी जी, आपने लाइफ टाइम्स टीवी से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही ब्राइट पर्सनैलिटी, हिमाचल प्रदेश के ये चमकते सितारे हैं हनी नेगी जी, जिनका असली नाम भी आज आपने जाना। और अच्छी खट्टी मीठी बातें हमने की, थोड़ा सा इनफॉर्मल रखने की इसको कोशिश की, इनकी ज़िंदगी को हम जान सके। और बहुत सी चीज़ें आज पता लगी है, किस तरह से स्ट्रगल रहा, क्या कुछ पूरी चीज़ें रहीं। फ़िलहाल के लिए मैं मनोज ठाकुर लेता हूँ आपसे इजाज़त इस खास बातचीत पर